नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स को लेकर और जो हमारा पहला टॉपिक चल रहा है वो रीट को लेकर चल रहा है और उसके अंदर हम देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। काफ़ी अच्छे से हमने अब तक क्लास ली और काफ़ी अच्छे से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया। आज से हमारी अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक हैं उनमें हम शुरुआत कर देंगे कि जो हर एक क्षेत्र है किस प्रकार जीडीपी के अंदर योगदान देता है, किस प्रकार की वो भूमिका निभाता है और किस प्रकार उसमें बढ़ोतरी हो रही है या उसमें घट रहा है वो क्षेत्र उस जीडीपी के योगदान के अंदर, उन सारी चीज़ों को लेकर। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को काफ़ी अच्छे से। सबसे पहले आज की हमारी क्लास में शुरुआत करेंगे हम जीवन यापन को लेकर कि लोगों की जो ज़िंदगी है किस प्रकार वो जीवन यापन करते हैं और किस प्रकार हर एक व्यक्ति के द्वारा कोई भी काम किया जाता है, चाहे वो किसी भी जगह किया जा रहा हो, चाहे वो अपने घर से निकला, खेत पे गया और फसल की पैदावार की, ये काम भी जीडीपी का योगदान ही माना जाता है और इसको हम प्राथमिक क्षेत्र में रख देते हैं। या फिर कोई व्यक्ति खेत से सामान को मंडी तक पहुंचाने का कार्य करता है, हम इसको भी जीडीपी का योगदान ही मानते हैं, हम इसको सेवा क्षेत्र के अंदर रख देते हैं। या फिर कोई व्यक्ति इसी सामान को फैक्ट्री के अंदर ले जाता है और फिर क्या करता है, उसको एक नई चीज़ के रूप में बदल देता है, हम इसको भी जीडीपी का योगदान ही मानते हैं। तो हमारे देश के अंदर जितना भी योगदान हो रहा है, जो भी सारा उत्पादन हुआ है हमारे देश के अंदर, जितना भी उत्पादन हमारे देश में हो रहा है, हर एक क्षेत्र का योगदान उसी क्षेत्र के द्वारा किया गया उत्पादन। ठीक है, तो समझना है यहाँ पे कि हमारे देश में जो कुल उत्पादन हुआ है हम इसी को कहते हैं जीडीपी। मतलब हर एक व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए जो भी कार्य करता है वो किस में शामिल होगा, जो भी उत्पादन करता है वो किस में शामिल होगा, जीडीपी में शामिल होगा। मतलब कि जीडीपी में वो योगदान दे रहा है। अब हम हर एक व्यक्ति को तो बता नहीं सकते हैं, हर एक व्यक्ति के घर पे जाके पूछ तो नहीं सकते हैं कि तूने जीडीपी में कितना योगदान दिया है, क्या पूछ सकते हैं क्या? हम किसी व्यक्ति के घर पे जाके ये नहीं पूछ सकते हैं कि तूने आज कितना योगदान जीडीपी में दिया या पिछला एक साल का हिसाब बता कि एक साल में तूने क्या क्या किया। पूछ सकते हैं क्या? नहीं पूछ सकते हैं। हम क्या करते हैं कि जो लोग खेती कर रहे हैं, जो लोग जंगलों से लकड़ी ला रहे हैं या जो लोग जंगलों से फल प्राप्त कर रहे हैं या जो भी लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं जल के अंदर, इन सारी चीज़ों को हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। डेफिनेशन हम क्या देते हैं इसकी? डेफिनेशन हम देते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है नेचुरल जो चीज़ें होती है, नेचुरल जो थिंग्स होती है, जो वस्तुएं होती है, उनको हम किस में, फर्स्ट सेक्टर में रख देते हैं या प्राथमिक सेक्टर में रख देते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ होती है हमारी विनिर्माण। विनिर्माण के अंदर भी तो व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए काम करता है। क्या ऐसा है क्या कि कोई व्यक्ति सिर्फ कृषि में अपने जीवन यापन के लिए काम कर रहा है क्योंकि वहाँ से उसको खाने की चीज़ें मिल रही है? क्या फैक्ट्रियों के अंदर कोई व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए काम नहीं कर रहा है क्या? वहाँ पे भी तो उसको पैसे मिल रहे हैं, तभी तो वो उस प्राथमिक सेक्टर की सब्जियां खरीद पा रहा है या जो दूध है वो खरीद पा रहा है। जो भी चीज़ें प्राथमिक सेक्टर में नेचुरल थिंग्स कही जाती है, उनको खरीदने के लिए भी तो इंसान के पास पैसे होना जरूरी है। तो वो कहाँ से? या तो वो प्राथमिक सेक्टर में रोजगार ढूंढेगा या वो द्वितीय क्षेत्र में जाएगा या फिर वो तृतीय क्षेत्र में जाएगा। सारा खेल जो हो रहा है वो या तो इन वस्तुओं के लिए हो रहा है, क्योंकि आज भी अगर देश में किसान ना हो या जो नेचुरल चीज़ों का उत्पादन करने वाले ना हो तो हमारे देश में विनिर्माण एकदम से ठप हो जाएगा। मुझे बताइए, आलू नहीं होगा तो चिप्स कहाँ से आएगी? आएगी क्या? नहीं आएगी। तो वही तो चीज़ है। तो सारी चीज़ें इस पे निर्भर करती है और इसी से निकल के आया है सेवा क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्र कहाँ से निकले हैं? वो यहीं से निकले हैं। विनिर्माण का जो काम
अब जो खनन होता है, जो हम गड्ढे खोद के अंदर से धातुएं निकालते हैं, हम चट्टानें निकालते हैं, ठीक है, जो परसी हमारी होती है घर के अंदर, ये सारी चीज़ें प्राथमिक क्षेत्र में ही शामिल की जाती है। लेकिन जब इनको बना दिया जाता है तब ये द्वितीय क्षेत्र की चीज़ें हो जाती है, ठीक है। तो सारी चीज़ें तो निर्भर हम किस पे करेंगे, इस प्राथमिक सेक्टर पर। लेकिन आपको पता है ये जो प्राथमिक सेक्टर हमारा है, इसको इसकी आय कितनी है, जीडीपी में योगदान, उत्पादन तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन योगदान आय के रूप में देखा जाता है तो काफ़ी कम योगदान है, मतलब कि 16% योगदान ही है, मतलब काफ़ी कम हो गया है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे रोजगार की जो स्थिति है वो 46.1% है। कृषि क्षेत्र की हम बात, प्राथमिक क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, इस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं फर्स्ट की। प्राथमिक सेक्टर के अंदर रोजगार की स्थिति आप देखो 46.1%, मतलब कि 100 लोगों में से 46 लोगों को रोजगार कौन दे रहा है, प्राथमिक सेक्टर। मुझे बताइए, 16% जीडीपी में योगदान है, मतलब कि 100 रुपये की अगर कमाई इस देश में होती है तो मात्र 16 रुपये कहाँ से मिलते हैं हमको, यहाँ से मिलते हैं, प्राथमिक सेक्टर से। अब ये 16 रुपये इन 46 लोगों में बांटने हैं। मुझे बताइए, इन 46 लोगों को पर्याप्त आय मिल पाएगी क्या, नहीं मिल पाएगी। कारण क्या है कि 16 रुपये काफ़ी कम है। अब इसी के इधर सोचिए आप, इन क्षेत्रों के अंदर काफ़ी कम रोजगार दे पाते हैं ये, ठीक है। इनका जो रोजगार है 16%, 17%, समझना है यहाँ पे। ये जो रोजगार देते हैं, इनके आंकड़े हम नहीं लिखे हैं तो अगली क्लास में हम बताएंगे, लेकिन 100 रुपये में से 16 रुपये की ही आई है यहाँ पे, तो ये जो मान लो कि 25% रोजगार दे रहे हैं, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र का जो माना जाता है कि 25% लोगों को ये रोजगार देता है, लेकिन ये सटीक आंकड़ा नहीं है, सटीक आंकड़ा लिखना भूल गए, तो 25% मान के चलना, 25% लोगों को रोजगार देता है, 16% आई है। लेकिन ये क्षेत्र कितने, 25 से 27% तक जीडीपी में योगदान दे रहा है। मुझे बताइए, पर्याप्त है इन लोगों को रोजगार देने के लिए या कम है? ये भी कम है। कम से कम इतने रुपए तो लोगों को मिलने चाहिए ना, कि उनका घर चल सके, वो गाड़ियाँ खरीद सके, वो सारी चीज़ें कर सकें, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाती है। कारण क्या है? कारण ये है कि हम इस क्षेत्र में तो काफ़ी आगे निकले, लेकिन हमको प्रॉफिट नहीं हो पाया। जब हमको प्रॉफिट नहीं हो पाया तो हमको द्वितीय क्षेत्र में जाना था, लेकिन हम पहुंच गए सेवा क्षेत्र में। यही हमारी नॉलेज जो था हमने दुनिया को दे दिया, बल्कि हमारे देश में उतना नॉलेज हम नहीं दे पाए। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती है। एक होती है निजी, निजी अर्थव्यवस्था, ठीक है, और इसी को हम कह देते हैं पूंजीवादी। हमारे सामने काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। हम अ, कोई व्यापार भी शुरू करते हैं, ठीक है, हम कोई फैक्ट्री भी लगाना चाहते हैं, या हमारा खेत है तो हम उस खेत को बेच के कोई भी ऐसा धंधा हम खोलना चाहते हैं जहाँ से हमको इनकम आना शुरू हो जाए, या हम निवेश करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि जो भी आप करना चाहते हो वो आपका खुद का फैसला है या किसी बाहरी ताकत का फैसला है? आपका खुद का फैसला है। हो सकता है कोई किन्हीं लोगों ने आपको ज्ञान दिया हो कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। काफ़ी बार पागल भी बन जाते हैं, हो जाता है, लेकिन फैसला तो आपके ऊपर ही निर्भर करता है ना। तो जो फैसला सिर्फ आपके द्वारा लिया जा रहा है वो क्या होता है, आपका निजी फैसला होता है। और उसी निजी फैसले को आपने क्यों किया, मुझे बताइए। आपने लाभ कमाने के लिए किया है, या अपना जो खेत आपने बेचा है, या आपके पास पैसे हैं, आप नौकरी वाले हैं, आपके पास पैसे हैं तो आपने वो पैसे इन्वेस्ट किए हैं। एक तो दान करना वो चीज़ अलग होती है,
आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपका ध्यान लाभ कमाने पे था या आपका ध्यान था कि मुझे खत्म करना है सब कुछ, मतलब इन्वेस्ट करना है लेकिन मुझे कमाना कुछ भी नहीं, ये था। सीधा अर्थ है आपका काम क्या था, लाभ कमाना। और जो भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसका एक ही उद्देश्य होता है, लाभ कमाना। ठीक है, काफी आसानी से हमने समझा। निजी लोग होते हैं, निजी फैसला होता है, संस्थाएं होती है, पार्टनरशिप हो सकती है, लेकिन वो निजी लोगों का फैसला होता है। एक घर को खरीदने में एक व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, 5 लोगों ने मिलकर खरीदा, तो खरीदने वाला भी कुछ सोच के तो खरीद रहा होगा ना कि हो सकता है आगे चल के कीमतें बढ़े तो हमको लाभ होगा। तो एक व्यक्ति के पास पैसे नहीं थे, 5 लोगों ने मिलकर खरीदा, तो पांचों लोगों का यही तो सोच हो सकती है, तो उन्होंने भी तो लाभ के लिए खरीदा है। इन्वेस्ट उन्होंने भी किया है, जिसको पैसे दिए हैं उसने भी तो कुछ सोच के बेचा होगा ना। ये सारी चीजें हैं अपने लाभ के लिए की जाती है। सरकार यहाँ पे सिर्फ नियम बना सकती है। सरकार क्या करेगी, यहाँ पे सिर्फ नियम बनाएगी। और सरकार जितना पैसा घर बेच के आता है, सरकार उनमें से जितना टैक्स सरकार को काटना है, जैसे कि रजिस्ट्री होती है उसमें सरकार आपसे काफ़ी सारा पैसा ले लेती है, तो सारी चीज़ें सरकार अपना काट लेती है। और सरकार उनके निजी फैसलों में दखल देने का काम नहीं करती है। संविधान ने जो लिखा है वो प्रोसेस अपना ही है, सारी चीज़ें एक नंबर में हो जाएगी। ठीक है, यही है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सरकार सिर्फ नियम बनाती है। सरकार सिर्फ नियम बना सकती है। अब जो अमेरिका है, जो यूरोप है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर, तो काफ़ी दबाव हम पर डाला गया था कि हमारे साथ जुड़िए, आपका देश काफ़ी गरीब है, अगर हमारे साथ आप नहीं आते हैं तो आपका देश बर्बाद हो जाएगा। अभी तक ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जो जिसके पास कुछ भी नहीं है और अपने दम पे खड़ा हो गया हो। काफ़ी सारी बातें हमारे लिए कही गई, काफ़ी सारा दबाव हमारे ऊपर डाला गया, जो हमको संसाधनों की आवश्यकता थी हमें नहीं दिए गए। हमको काफ़ी दबाव में रखा गया, यही सोच के कि ये देश हमारे आगे झुक जाए, फिर हमारी कंपनियां उस देश में जाए और फिर से उस देश को उपनिवेश बनाने के लिए काम किया जाए। लेकिन हमारे देश ने समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसे समय में अपनाई जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हमारे पास हौसला था। और उस हौसले की बदौलत हमने जो भी आईआईटियाँ खोली, जो अस्पताल खोले, जो स्कूल खोले, उस वक्त में खोले जब एक सरकारी अफसर की तनख्वाह भी 80 रुपये 15 रुपये हुआ करती थी। आज जो तनख्वाह 2.5 लाख 3 लाख है, वो पहले 80 रुपये 75 रुपये हुआ करती थी। ऐसे वक्त में हमने इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, सारी चीज़ें खोल दी थी। और फिर उदारीकरण के बाद जो एलपीजी जो कहा जाता है, उसके बाद हमने निरंतर सेवा क्षेत्र में काफ़ी बढ़ावा दे दिया। और पिछले 40 सालों से हमने द्वितीय क्षेत्र की कमान को कम किया, जो कमज़ोर करने की कोशिश की। कोशिश तो नहीं की, लेकिन जो बढ़ोतरी सेवा क्षेत्र में हमने ज़्यादा कर दी, बस ये है। बाकी द्वितीय क्षेत्र भी बढ़ोतरी कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं, सरकार नियम बना सकती है। और कह सकते हैं कि अमेरिका या यूरोप, ये दोनों अर्थव्यवस्था हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। दूसरी अर्थव्यवस्था होती है वो है गियर बाजार। गियर बाजार अर्थव्यवस्था के अंदर इसमें सरकार या समाज दोनों होती है, दोनों के फैसले होते हैं। जहाँ पे सरकार आएगी, जहाँ पे समाज आएगी, वो अपने लाभ के लिए काम नहीं करेगी। समाज लोगों की भलाई के लिए नियम बनाएगी और कुछ फंड अपने पास रखेगी ताकि गांव के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए तो वो पैसा वहाँ पे दे सके। सरकार भी ऐसे काम करेगी कि बाढ़ आ जाए तो लोगों की मदद करे, कल्याणकारी व्यवस्थाएं चलाए, सारी चीज़ें। तो बाजार से हट के एक तरफ लाभ कमाना है तो एक तरफ लाभ नहीं कमाना है, लोगों का कल्याण करना है, लोगों के लिए काम करना है। तो जब वोट आते हैं, जब चुनाव आते हैं, तो आपको पता है कि क्या क्या देखने को आपको मिलता है। ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर जैसे ही चुनाव जाते हैं, फिर जो गैर बाजार व्यवस्थाएं हैं वो आपके लिए होती है या आपके खिलाफ होती है, या आपको अच्छी तरह पता है। तो गैर बाजार अर्थव्यवस्था के अंदर जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं, इसमें महिलाओं को पैसे देते हैं, ऋण देते हैं, सारी काफ़ी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। पुलिस, जन कल्याण के लिए तो है, सारी चीज़ें हैं। इसमें सोवियत संघ इसने अपनाई थी और इसने काफ़ी दबाव भी लगाया था।
भारत किसी तरफ नहीं गया था, भारत अपने दम पे खड़ा था बस। सोवियत संघ ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का काफी अच्छा उदाहरण हमको मिलता है। एक अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये जो है निश्चित अर्थव्यवस्था, इसको हम कह सकते हैं कि भारत ने इसको अपनाया है। भारत ने जो आ रहे थे उनको आने भी दिया, भारत ने उनको ज़्यादा हावी होने भी नहीं दिया, भारत ने दुनिया के अंदर भी अपने लोग भेजे ताकि उस देश से कोई इनकम हो तो भारत के लिए काम आए। सारी चीज़ें भारत ने सोच के समझ के और अच्छी तरीके, गलतियाँ हुई है सबसे होती है, लेकिन हमारे देश ने जो तरक्की की वो तरक्की एक सोचना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो निश्चित अर्थव्यवस्था के अंदर इन दोनों अर्थव्यवस्था को जोड़ लिया जाता है या शामिल कर लिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, निश्चित अर्थव्यवस्था। एक चीज़ है यहाँ पे, एक होती है गैर बाजारी अर्थव्यवस्था, ठीक है, जैसा कि हमने बात की। एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं को जब हम देखते हैं, जब हम समझते हैं, तो एक व्यक्ति था कार्ल मार्क्स, काफ़ी चर्चित है, काफ़ी शानदार व्यक्तित्व था, पूरा जीवन गरीबी में काटा था। इनके परिवार की काफ़ी सारे लोगों की जो मृत्यु हुई थी, उस मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी वहाँ पे। अगर पैसे होते तो उनको बचाया जा सकता था, लेकिन गरीबी के कारण मौत हो गई। ये जो व्यक्तित्व है, ये दौड़ता रहा, भागता रहा, जीवन भर संघर्ष करता रहा। इसने हर एक पहलू को ध्यान से देखा, समझा। इसने काफ़ी सारी किताबें लिखी, लेकिन एक चीज़ थी यहाँ पे जो वो था कि इन्होंने पूंजीवाद के खिलाफ काफ़ी सारी चीज़ें लिखी। लोग अक्सर बात करते हैं, जो कहते हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं कि कार्ल मार्क्स के द्वारा जो बातें की गई, कही गई, वो पूंजीवाद को ख़त्म करने के लिए थी। सच्चाई ये है कि कार्ल मार्क्स के द्वारा जो भी चीज़ें कही गई या बताई गई, वो सरकार को ख़त्म करने के लिए थी, पूंजीवाद को नहीं। कार्ल मार्क्स ये चाहता था कि जो सारी चीज़ें हो रही है वो सरकार की बदौलत हो रही है। समझना है यहाँ पे, ये निश्चित अर्थव्यवस्था हमें समझ आगे बढ़ते हैं। 1813 में जन्म हुआ और 83 में मृत्यु हुई थी कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ये बेकार है। कार्ल मार्क्स की लाइन देखना, साम्यवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने की इसने बात की, पूंजीवाद की आलोचना की, पूंजीपति, ठीक है, और मजदूर, इन दोनों की बात की। उसको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो, एक है पूंजीपति, एक है श्रमिक। ये क्या कर रहे हैं बताओ? जिनके पास फैक्ट्रियां है, जो अमीर है, जो पैसे वाले हैं, पूंजीपति वही तो होते हैं जिनके पास काफ़ी सारे पैसे होते हैं, मकान होते हैं, हर शहर में ज़मीन होती है या दूसरे देशों में ज़मीन होती है। पैसे कम पड़े कहीं से बेच देंगे, पैसे ज़्यादा हुए कहीं खरीद लेंगे, यही तो होता है पूंजीपतिवाद। और क्या होता है? श्रमिक क्या होते हैं? 5,000, 6,000, 12,000 रुपए के लिए एक जगह से दूसरी जगह भागते फिरते हैं। तो ये लोग क्या बेच रहे हैं? ये अपनी मेहनत बेच रहे हैं। ये लोग अपनी मेहनत बेच के पैसे कमा रहे हैं। ये जमीन बेच देंगे, फैक्ट्रियां खोल लेंगे, मशीनें हैं इनके पास, सारी चीजें इनके पास मौजूद है। इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास बस अपना काम है। ये काम नहीं करेंगे तो इनको कुछ नहीं मिलेगा, ये काम नहीं करेंगे तो भी इनके पास सब कुछ है, इनको किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये चीजें इन पे लागू नहीं होती है। कार्ल मार्क्स कहता है कि इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। पूंजी जो पति है, जो ठीक है, ये चीज़ें हो, इनको ख़त्म करना चाहिए कि हर एक व्यक्ति ये कहाँ पे है और ये कहाँ पे है। एक किसान है, परिवार है, एक डॉक्टर है। हम कहते हैं कि नॉलेज के पैसे मिलते हैं, ठीक है, नॉलेज के पैसे मिलते हैं। एक डॉक्टर के पास आप गए, काफ़ी
छोटी बीमारी हो या कुछ भी हो, ठीक है, आप गए, उसकी फीस फिक्स होती है कि आपसे 500 रुपये लेगा, 1000 रुपये लेगा या 200 रुपये लेगा, फिक्स होती है। किसान अपना सामान मंडी में लेके जाता है, क्या जब वो मंडी में एंटर होता है तो उसको पैसे दिए जाते हैं कि आप मंडी में आए हो। तो फिर हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो फिक्स कैसे हो सकती है चीज़ें। एक किसान अपना सामान मंडी में लेके आता है, तब उससे टैक्स के पैसे काटे जाते हैं, उसी वक्त काट लिए जाते हैं जब उसका सामान बिकता है। अगर वो सामान नहीं बिकता है तो मुझे बताइए, क्या किसान को सामान नहीं बिकने का कुछ पैसे दिए गए हैं। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, फीस लेता है, ठीक है, लेकिन आप ठीक नहीं हुए हैं, क्या आपके पैसे आपको वापस लौटाए जाते हैं? नहीं लौटाए जाते हैं। तो यही होता है एक पूंजीपतिवाद और एक श्रमिक। 46.1% की हमने बात की कि कृषि क्षेत्र में 46.1% रोजगार रखता है, वो असंगठित क्षेत्रों में शामिल होता है। फिक्स नहीं है वहाँ पे कि तनख्वाह मिलेगी नहीं मिलेगी, काम करेंगे तो मिलेगी, बीमार हो गए तो गए, ये चीज़ें हैं। तो ये क्या होता है, ये श्रमिक लोग हैं। और मध्यम वर्ग की जब शुरुआत हुई तो काफ़ी शोषण हुआ इन लोगों का। खेती से दौड़ दौड़ के फैक्ट्रियों में तो घुस गए, लेकिन ज़्यादा हो गए। फिर इधर मशीनें आने लगी, रोजगार, जब भी ये लोग चिल्लाते हैं मशीनें आ जाती तो इनको तो बाहर निकाल देते, तो इनकी तो ज़रूरत ही नहीं रही। तो इन लोगों को तो पैसे काफ़ी कम देने पड़े, तो इन्होंने क्रांतियाँ करना शुरू की। तो जो मध्यम वर्ग, जिसको हम श्रमिक वर्ग भी कहते हैं, वो अपनी मेहनत बेच के काम करते हैं, और ये लोग पूंजीपति लोग, इनके पास पहले ही सब कुछ होता है। तो ये, और दूसरी चीज़ है जो कार्ल मार्क्स कहता है कि पूंजीपति खत्म हो जाना चाहिए। इसलिए कहता है कि जो पूंजीपति है, वो डॉक्टर हो, चाहे होटलों वाले हो, चाहे फैक्ट्री वाले हो, कोई भी हो, सरकार सिर्फ इन पर ही ध्यान देगी। इन पर कभी भी देखना, अभी भी चुनाव होंगे ना, इन पर ही ध्यान देगी। आपके बच्चे रैलियों में झंडे पकड़ेंगे, दौड़ते भागते फिरेंगे, इनके बच्चे आपको सरकार के घरों में मिलेंगे। ये रैलियों में नहीं मिलेंगे आपको, ये रैलियों की सेटलमेंट करते हुए आपको मिलेंगे। ये आपको कहाँ दिखेंगे, ये आपको विधायकों के घरों में दिखेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में दिखेंगे। ये विधायकों को पैसे देते हुए आपको दिखेंगे, लाखों रुपए। इन्होंने जितने कमाए उनका परसेंट उनको देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि आपके बच्चों को रैलियों में झंडे पकड़ने के जो पैसे मिलते हैं, ठीक है, आपकी गाड़ियों में तेल भरा देते हैं, झंडे देते हैं, जो टी शर्ट आपको देते हैं नाम के छपाने के, वो सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पूंजीपतियों से तो आ रहे हैं। यही लोग तो विधायकों को पैसे दे रहे हैं। जब ये जीत जाएंगे विधायक, किनके लिए काम करेंगे? वो इनके लिए काम करेंगे। और इनमें रोजगार किनको मिलेगा? आपको मिलेगा। और कितना पैसा मिलेगा? इतना मिलेगा, इतना मिलेगा कि आप एक गाड़ी नहीं खरीद पाओगे, फ्रिज नहीं खरीद पाओगे, एसी नहीं खरीद पाओगे। और जब एक किसान आंदोलन हुआ था, उसमें राकेश टिकैत एसी रूम में था, एक इमेज आया था एसी में बैठा है, तो हल्ला मच गया कि वो एसी में बैठा है, मतलब किसान तो अमीर है, ये लोग किस में बैठे हैं? तो सोचो। तो कार्ल मार्क्स ने जो बात कही, कार्ल मार्क्स का जो सीधा कहना है वो सरकार के ऊपर था। आप देखना, अभी आगे हम बढ़ेंगे तो कार्ल मार्क्स ने तो सरकार को खत्म ही करने का फैसला कर लिया, और ये अर्थव्यवस्था अपनाई गई है काफी देशों में। तो हम आगे बढ़ते हैं, लाइन सुनना। शोषणों का सिद्धांत पूंजीवादी मजदूरों को उनके काम के बदले पूरा, ठीक है, काम के बदले पूरा पैसा नहीं देते हैं। वे मजदूरों की मेहनत से जो अतिरिक्त मूल्य कमाते हैं, वही असल असल में मुनाफा होता है। देखना, काम बेचकर पैसे कमा रहे हैं, लाइन काफ़ी अच्छी है, काम बेचकर पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। ये काम अपनी मेहनत बेच रहे हैं, इनको कितना मिल रहा है? 500 रुपये, ठीक है। 10 मजदूर है, 500 इंटू कर लो 10, 5000 हो जाएंगे। लेकिन मान लो उन 10 मजदूरों ने जो काम किया उसका लाभ 1 लाख मिला, तो 1 लाख मिला तो 10,000 निकालो, 90,000 का मुनाफा किनके हुआ? इनके हुआ। तो इनको कम से कम आधा तो मिलना चाहिए था ना, लेकिन नहीं मिला, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। अब छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, वो भी इन्हीं में शामिल हो रहे हैं आधे तो, क्योंकि वहाँ पे मुनाफा नहीं मिल पाता है। कारण क्या है? ये लोग पूरे मार्केट को गिरा भी सकते हैं, उठा भी सकते हैं, ये पावर होती है। उसके बाद आगे देखते हैं, समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं। कार्ल मार्क्स को लेकर ही हम बात करेंगे आज क्लास में। जो गोल होता है ना,
पॉल मार्क्स ने कहा कि अगर वर्ग ही नहीं होगा तो शोषण ही नहीं होगा। हमारे देश के अंदर हम क्या करते हैं, वर्ग को क्या मतलब क्या कहते हैं, जातियां। वर्ग का मतलब हम क्या बताते हैं, जातियां। क्योंकि पुराने समय में देखो, जो कुछ जातियां जो अपर कास्ट की थी, कुछ जातियां जो निम्न कास्ट की थी, होता है। यहाँ पे वर्ग को लेकर जो बात की वो पूंजीपति को लेकर बात की। एक पूंजीपति, मध्यम वर्ग और प्राथमिक सेक्टर। किसान क्षेत्र मान लो, ठीक है। पूंजीपति, मध्यम वर्ग और फैक्ट्रियां होंगी, लोग काम करने आएंगे। कहाँ से आएंगे, प्राथमिक सेक्टर से निकल के आएंगे। ये इनको लेकर इसने कहा कि खत्म करो इसको। पॉल मार्क्स ने कहा कि इस चीज को खत्म करो। क्यों खत्म करो, क्योंकि इनको खत्म करो, और इनको खत्म करेंगे तो बात सरकार पे आएगी। सरकार पे कैसे आएगी, समझना। ना वर्ग होगा ना शोषण होगा, पॉल मार्क्स का यही कहना था। क्रांति और श्रमिकों की अधिनायत्व, ठीक है। श्रमिक वर्ग शोषण से तंग आकर पूंजीपतियों के खिलाफ क्रांति करता है। श्रमिक वर्ग तंग आकर पूंजीपतियों के खिलाफ क्रांति करता है, ठीक है। हमने कहा ना कि मध्यम वर्ग जो था तो क्रांतियां होने लगी, किसके खिलाफ होगी, पूंजीपतियों के खिलाफ होगी। लेकिन असल में गलती पूंजीपतियों की नहीं है, असल में गलती सरकार की है, ठीक है। अभी बात वहीं पे आएगी। पूंजीवाद को सत्ता में आने से रोकना। सरकार है सत्ता में, लेकिन असल में खेल कौन खेल रहा है, ये पूंजीपति। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि इन पूंजीपतियों को सबसे पहले तो सत्ता में आने से रोको, इनको पहले साइड में करो, ठीक है। उसके बाद है उत्पादन का राष्ट्रीयकरण करो। मतलब जो भी फैक्ट्रियां, जो मशीनें इनके पास है, वो राज्य अपने हाथ में ले। सरकार मतलब राज्य अपने हाथ में ले, और जिनको जितना चाहिए उसके हिसाब से राज्य उनको दे दे, ठीक है। जब ये सारी चीजें आवंटित हो जाएगी, हम इसको कहेंगे साम्यवादी चरण। पूंजीपति नहीं है, सरकार है, और सरकार के पास सारे संसाधन है। मनरेगा नाम सुना है, अभी उनको 200 दिन का रोजगार बढ़ा दिया, ठीक है। तो सुनना, वो लोग काम करने जाते हैं, खेती, पावड़ा, नातली, ये सारी चीजें कौन देता है, सरकार देती है। संसाधन किसके हैं, सरकार के। पैसे कौन देगा, सरकार देगी। संसाधन भी सरकार के, पैसे भी सरकार दे रही है, ठीक है। अब मान लो कि सरकार वो खेती पावड़ा नहीं देती, लोगों से कहती आप जाओ खुद जाके खरीद के लाओ। कहाँ पे जाते, पूंजीपतियों के पास, फैक्ट्रियों में जाते, खरीद के लाते, ठीक है। खरीद के लेके सरकार ने उनको दे दिया, कहाँ नहीं जाना पड़ा, यहाँ पे नहीं जाना पड़ा। कार्ल मार्क्स यही कहता है, सरकार को दे दो सारी चीजें, सरकार लोगों को बांट देगी। तो लोगों ने पूछा कि ये तो बात वही हो गई, गुलामी पूंजीपति की करो या सरकार की करो। कार्ल मार्क्स कहता है कि एक बार पूंजीपतियों को सत्ता में आने से रोक देंगे, उसके बाद सरकार सब में चीजें बांट देगी, ये वर्ग समाप्त हो जाएगा। जो वर्ग है ना, मध्यम वर्ग, पूंजीपति, इनके बीच में जो असमानताएं काफी ज्यादा है, अमीरी और गरीबी खाई, समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा, समाप्त अगर ये हो गया तो हमको सरकार की भी जरूरत नहीं है, राज्य ही खत्म हो जाएगा। राज्य ही खत्म हो जाएगा। राज्य जब खत्म होगा तब क्या होगा, तब होगा साम्यवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत। काफी देशों ने अपनाई है इसको। समाजवाद की नींव, सारा कुछ सरकार का, ठीक है। जब कोई वर्ग नहीं, लाइन सुनना, जब कोई वर्ग नहीं तो किसी का शोषण नहीं। जब शोषण नहीं तो राज्य का क्या काम है, राज्य क्या करता है, राज्य करता है आपके लिए, जब चोरी होती है तो पुलिस आती है, ठीक है। जब कोई घटना होती है तो एम्बुलेंस आती है, सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे लिखा है जब कोई वर्ग ही नहीं है तो किसी का शोषण ही नहीं है। जब सारे संसाधन लोगों को दे दिए जा चुके हैं तो लोग अपनी संस्थाएं बना देंगे, अपने अस्पताल बना देंगे। जब भी कोई घटना होगी लोग एम्बुलेंस भेज देंगे और सारी चीज़ चल रही होगी। शोषण या तो पूंजीपति कर रहे थे या सरकार कर रही थी, लोगों को रोजगार नहीं दे रही थी, लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों की जरूरत थी वो नहीं दे रही थी। तो जो शोषण इनके द्वारा हो रहा था और ये वर्गों में हो रहा था, सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग के साथ हो रहा था, श्रमिकों के साथ हो रहा था, किसानों के साथ हो रहा था,
जब पूंजीपति खत्म, सारे संसाधनों को इनमें बांट दिया गया, तो फिर कोई शोषण नहीं होगा, कोई नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना, ये कहने की बातें हैं। क्या सरकार अगर पीछे हट जाए तो सारे लोगों की सोच एक ही हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। काफ़ी सारे लोग शोषण करेंगे, सरकार रहे तो शोषण से बचा भी सकती है। अगर नहीं है, कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, कुछ कानून बनाने की आवश्यकता है। काफ़ी सारे देशों ने ऐसी की ऐसी अर्थव्यवस्था को अपना लिया, लेकिन बाद में आगे चलकर उनको काफ़ी नुकसान भी हुआ। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कार्ल मार्क्स समझ में आया कि नहीं आया? ये अर्थव्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था, क्योंकि इसमें मध्यम वर्ग को समझना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।